नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों पर। पहली खबर, एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए ने स्पाइसजेट को अगले 8 हफ्तों तक केवल 50% उड़ानें ऑपरेट करने का आदेश जारी किया है, यानी कि कंपनी की आधी क्षमता पर रोक लगा दी गई है। बीते कुछ दिनों में कंपनी के विमानों में सेफ्टी से जुड़े हादसों के मद्देनजर डीजीसीए ने यह फैसला लिया है। ऐसा इसलिए ताकि कंपनी सेफ और रिलायबल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस को सुनिश्चित कर सके। 6 जुलाई को डीजीसीए ने कंपनी को एक शो कोस नोटिस भी जारी किया था, जिसकी जानकारी हमने आपको बीते एपिसोड्स में दी भी थी। हालांकि स्पाइसजेट ने कहा कि डीजीसीए के फैसले से ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लीन ट्रैवल सीजन होने के कारण कंपनी ने पहले ही अपने ऑपरेशंस को रीशेड्यूल किया है और डीजीसीए के फैसले से कोई उड़ान रद्द नहीं होगी। पर 28 जुलाई को खबर आने के बाद स्पाइसजेट का शेयर करीब 3% गिरकर बंद हुआ था और शेयर ने दिन के दौरान 34 रुपए 75 पैसे का 2 साल का निचला स्तर भी छुआ था। दूसरी खबर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने सिटी बैंक और एक्सिस की डील को हरी झंडी दिखा दी है। मार्च 2022 में दोनों कंपनियों ने इस डील की घोषणा की थी। डील के तहत एक्सिस बैंक के बोर्ड ने सिटी बैंक के घरेलू कंज्यूमर कारोबार को 12,325 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दी थी। इस डील में सिटी बैंक के भारत के क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार शामिल हैं और एक्सिस बैंक को इससे 30 लाख नए ग्राहक मिलेंगे। ये सौदा भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के सबसे बड़े सौदों में से एक है, जो सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। 26 जुलाई को एक्सिस बैंक का शेयर करीब 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, पिरामल एंटरप्राइजेस को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से एनबीएफसी कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि कंपनी ने 2021 में इस लाइसेंस के लिए अर्जी दी थी, जिसकी मंजूरी अब मिली है, पर कंपनी अपने ग्राहकों से डिपॉजिट नहीं ले पाएगी। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को आसान करने के लिए फार्मा कारोबार के डीमर्जर के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को ये रेगुलेटर की ओर से मंजूरी मिली है। इस डीमर्जर के बाद फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के लिए 2 अलग अलग इकाइयां होंगी। 27 जुलाई को पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने यह चेतावनी जारी की है कि टाटा स्टील को यूके में अपने स्टील प्लांट बंद करने पड़ सकते हैं। यूके की सरकार से 1.5 अरब यूरो की सब्सिडी ना मिलने पर कंपनी को जबरन अपने प्लांट्स को बंद करना पड़ सकता है। टाटा स्टील के पास पोर्ट टैलबोट में यूके का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और कुल मिलाकर देश भर में कंपनी के 8,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी की सरकार के साथ पिछले 2 साल से डीकार्बोनाइजेशन योजना पर बात चल रही है, जिसके तहत इन स्टील प्लांट्स को बचाने के लिए अगले 12 महीने में डील होना बहुत जरूरी है। ब्लास्ट फर्नेसिस की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने पर 3 अरब पाउंड का खर्च होगा, जिसमें से कंपनी 1.5 अरब पाउंड सरकार से मांग रही है। 25 जुलाई को टाटा स्टील का शेयर 3% की मजबूती के साथ दिन की ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ था। पांचवी खबर, देश की लीडिंग डायग्नोस्टिक चेन मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर की $50 करोड़ जुटाने की योजना है। जुटाई रकम से कंपनी की हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक लैब स्पेस में होने वाले अधिग्रहण को फंड करने की योजना है। यही नहीं, कंपनी ने कारोबार को पूरी तरह बेचने की बजाय अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाने की योजना बनाई है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंपनी को अहम मार्केट्स में विस्तार करने में मदद करेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपिटल से कंपनी को सपोर्ट करेगा। कोविड के बाद टेस्ट की संख्या घटने के बाद अब कारोबार को ग्रोथ देने के लिए कंपनी का खर्चों में कटौती और हाई ग्रोथ वाले हेल्थ केयर बिजनेस के अधिग्रहण पर फोकस है। 27 जुलाई को मेट्रोपोलिस का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, 2022 की शुरुआत में एफएमसीजी कंपनी अदानी विल्मर को शेयर बाजार में लिस्ट कराने के बाद देश के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने अब अपनी एनबीएफसी कंपनी अदानी कैपिटल का आईपीओ लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अदानी कैपिटल की इस आईपीओ के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें 10% हिस्सेदारी बेची जाएगी। ये आईपीओ 2024 की शुरुआत में आने की उम्मीद है, जिससे कंपनी $200 करोड़ के वैल्यूएशन की मांग करेगी। देश के 8 राज्यों में इस कंपनी की 154 ब्रांचें हैं और करीब 60,000 बॉरोवर्स हैं। 3,000 करोड़ रुपए के लोन बुक वाली इस कंपनी की हर साल अपनी लोन बुक को 2 गुना करने की योजना है। 28 जुलाई को खबर आने के बाद अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, सरकार अगले महीने यानी अगस्त में आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक विनिवेश या निजीकरण के लिए बोलियां मंगवा सकती है। सरकार का इस बैंक में मार्च 2023 तक सौदा पूरा करने का लक्ष्य है। इस सौदे के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने भी मंजूरी दे दी है, जिसमें आईडीबीआई बैंक के बिडर्स इस बैंक में 40% से ज्यादा हिस्सा खरीद सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार और बैंक की मौजूदा प्रमोटर एलआईसी मिलकर इस बैंक में 60% हिस्सा बेच सकते हैं। 5 सालों तक घाटे में रहने के बाद वित्त वर्ष 2021 में आईडीबीआई बैंक ने 1359 और
वित्त वर्ष 2022 में 2439 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। साथ ही कुछ संभावित बिडर्स ने निजीकरण के बाद सीएजी और सीवीसी की भूमिका पर भी सफाई मांगी है। 26 जुलाई को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब आधा फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर का रुख कर लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर उत्पादन कंपनी M&M की अब ब्राजील में नया प्लांट लगाने की योजना है। ब्राजील में प्लांट लगाने की योजना कंपनी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एक्सपेंशन का हिस्सा है। ब्राजील दुनिया का छठा सबसे बड़ा ट्रैक्टर मार्केट है। आने वाले कुछ सालों में कंपनी को ब्राजील में अपने ट्रैक्टर वॉल्यूम में 2 गुना बढ़त की उम्मीद है। ब्राजील में हर साल करीब 54,000 ट्रैक्टर बिकते हैं, जिसमें M&M का शेयर करीब 5.25% के आसपास का है। इसके अलावा कंपनी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में विस्तार करने की भी योजना बना रही है। 26 जुलाई को M&M का शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, फ्रेंच सैटेलाइट कंपनी यूटेलसैट और भारतीय एयरटेल की ओर से समर्थित यूके की कंपनी OneWeb ने मर्जर की घोषणा की है। ये मर्जर शेयर स्वैप के जरिए होगा। मर्जर के बाद यूटेलसैट में भारतीय ग्रुप सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा। इस मर्जर के तहत OneWeb की वैल्यू $3.4 अरब या करीब 27,000 करोड़ रुपए के आसपास की आंकी गई है। ये मर्जर यूरोप में दिग्गज कंपनी बनने और एलन मस्क की SpaceX जैसी कंपनियों को टक्कर देने की मंशा से किया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में OneWeb ने इसरो की कमर्शियल सब्सिडरी के साथ सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए करार भी किया था। 27 जुलाई को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी RIL को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला, CFM ARC ने JBF इंडस्ट्रीज के एसेट्स यानी संपत्तियों को RIL की एक इकाई को बेच दिया है। JBF इंडस्ट्रीज पर बैंकों के 2100 करोड़ रुपए के बकाये के मुकाबले RIL ने 825 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और इस कंपनी के लिए बोली लगाने वाली ये इकलौती कंपनी थी। RIL की JBF इंडस्ट्रीज की संपत्तियों में रुचि कंपनी की ओर से पॉलिएस्टर प्रोडक्ट्स के उत्पादन के कारण थी। दूसरी खबर यह है कि RIL, CP ग्रुप और लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर मेट्रो के भारत के कैश एंड कैरी कारोबार को खरीदने के लिए फाइनल 3 बिडर्स के तौर पर सामने आए हैं। करीब $1 अरब में होने वाली ये डील अगले 3 से 4 महीने में पूरी हो सकती है। 27 जुलाई को RIL का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर, 26 जुलाई को शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों ने गुरुवार तक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां लगाई हैं। 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने की दौड़ में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी समूह की कंपनी अदानी डेटा नेटवर्क शामिल है। पर सबसे आक्रामक बोली रिलायंस जियो की ओर से आई है, जिसने 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां जमा की है। इसी तरह एयरटेल ने करीब 46,000 करोड़ रुपए और वोडा आइडिया ने करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां लगाई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी टेलीकॉम विभाग का अगस्त के मध्य तक स्पेक्ट्रम आवंटन का लक्ष्य है और सितंबर-अक्टूबर तक स्पेक्ट्रम रोल आउट शुरू करने का इरादा है। इस हफ्ते RIL, एयरटेल के शेयर करीब 2% और वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 5% के आसपास टूटा है। 12वीं खबर, स्पैंक मैनेजमेंट सर्विसेज और पतंजलि गोविंद केसवानी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा मामला सेटल कर लिया है। मामला सेटल करने के लिए सेबी को 73 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। ये मामला 21 दिसंबर 2017 से लेकर 4 जनवरी 2018 के बीच वरुण बेवरेजेस के शेयर में अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आधार पर ट्रेडिंग से जुड़ा है। दरअसल वरुण बेवरेजेस ने पेप्सी को इंडिया के साथ ट्रॉपिकाना पोर्टफोलियो की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रेटेजी करार किया था। रेगुलेटर ने इस समय के दौरान मामले की जांच की थी और इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के आधार पर नवंबर 2021 में इन दोनों एंटिटीज के खिलाफ जांच शुरू की थी। इन दोनों एंटिटीज की याचिका के आधार पर सेबी ने यह मामला सेटल करने का ऑर्डर पारित किया है। 27 जुलाई को खबर आने के बाद वरुण बेवरेजेस का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, येस बैंक की 48,000 करोड़ रुपए की बीमार संपत्तियों को खरीदने के लिए 2 और इकाइयों ने रुचि दिखाई है। इन दोनों इकाइयों में आर्कियन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी आरसीएल का नाम सामने आया है। इन संपत्तियों को खरीदने के लिए जेसी फ्लावर एआरसी ने 11,183 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जिसे बेस के तौर पर माना जा रहा है। यानी कि इन दोनों इकाइयों को जेसी फ्लावर एआरसी से ज्यादा बोली लगानी होगी, पर जेसी फ्लावर एआरसी के पास उस बोली को मैच करने का विकल्प होगा। फाइनल बिडर अगस्त के अंत तक सामने आने की उम्मीद है, पर इस प्रक्रिया से येस बैंक के एनपीएस करीब 13.5% से घटकर 2% के भी नीचे आ जाएंगे। येस बैंक का शेयर बीते 5 दिन में निचले स्तरों से रिकवरी के बाद करीब 1% के आसपास गिरा है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, लेकिन अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार का। इस खास सेगमेंट में हम ऐसी खबरों पर फोकस करेंगे जिनमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी यानी विवाद जुड़ा हुआ है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों पर सीधा असर होता है, जिससे आपका फायदा या नुकसान जुड़ा हुआ है।
आइए शुरू करते हैं ऐसी खबरों को और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में हांगकांग में नीरव मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जेम्स, ज्वेलरी और बैंक डिपॉजिट शामिल हैं। ये संपत्तियां पीएनबी लोन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के तहत जब्त की गई हैं। नीरव मोदी के ऊपर पीएनबी को 6,498 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। इस जांच के तहत ईडी ने नीरव मोदी की कुल 2,650 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। साथ ही लंदन में भगौड़े नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई अंतिम चरण में है। 25 जुलाई को पीएनबी का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, बीते हफ्ते दिवालिया प्रक्रिया में शामिल की गई फ्यूचर रिटेल के इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी के सामने फ्यूचर ग्रुप की 3 लिस्टेड कंपनियां अपना दावा पेश करेंगी। इन कंपनियों में फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस और फ्यूचर सप्लाई चेन सोल्यूशन शामिल है। इन तीनों कंपनियों के मुताबिक फ्यूचर रिटेल पर इन कंपनियों की बड़ी रकम बकाया है, जो कि कारोबार के दौरान हुए लेन देन के चलते है। पिछले एपिसोड में एनसीएलटी ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी को मंजूरी देने के बारे में हमने आपको बताया था। 25 जुलाई को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के निचले सर्किट पर जाके बंद हुआ था। तीसरी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने टाइटन के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के चलते 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये मामला अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान टाइटन के शेयरों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है और इस समय ये 8 लोग कंपनी के कर्मचारी थे। 8 अलग अलग फैसलों के मुताबिक सेबी ने इन लोगों पर कुल 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये ऑर्डर टाइटन की ओर से सेबी को लेटर लिखकर नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने के बाद हुई जांच में पाई गई गड़बड़ियों के बाद दिया गया है। 10 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू होने के बावजूद इन सौदों का खुलासा न किए जाने के चलते नियमों का उल्लंघन हुआ है। 28 जुलाई को टाइटन का शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। चौथी खबर, पीवीआर और ऑर्किड फार्मा के संस्थागत निवेशकों ने इन दोनों कंपनियों के 2 और कुल मिलाकर 4 प्रस्तावों के खिलाफ वोटिंग कर इनको खारिज कर दिया है। ऑर्किड फार्मा के 100% संस्थागत निवेशकों ने 2 प्रस्तावों के खिलाफ वोटिंग की और पीवीआर के करीब 52% संस्थागत निवेशकों ने 2 प्रस्तावों के खिलाफ वोटिंग कर उनको पारित नहीं होने दिया है। पीवीआर के इन 2 प्रस्तावों में वित्त वर्ष 2022 के लिए जॉइंट एमडी संजीव कुमार को 4 करोड़ रुपए और चेयरपर्सन एंड एमडी अजय बिजली को 6 करोड़ रुपए के वन टाइम स्पेशल इंसेंटिव देने के प्रस्ताव शामिल थे। इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ईडी रोहित गंगाधर राव फड़के के 3 साल के मुआवजे का प्रस्ताव भी खारिज हो गया, क्योंकि प्रमोटर फर्म इक्विटास होल्डिंग्स की ओर से गलती से इस प्रस्ताव के खिलाफ ई वोटिंग हो गई, जो बाद में रिवर्स नहीं हो पाई। 26 जुलाई को पीवीआर का शेयर 2% ऊपर, ऑर्किड फार्मा का शेयर करीब 0.5% नीचे और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर करीब 0.25% ऊपर बंद हुआ था। पांचवी खबर, वित्त वर्ष 2022 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि पीएसबीज में हुए लोन घोटालों की संख्या घटकर 2,369 और रकम घटकर 3,204 करोड़ रुपए पर रह गई है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में सरकारी बैंकों ने कुल 7,306 करोड़ रुपए के 4,680 ऐसे मामले दर्ज करवाए थे। वित्त वर्ष 2018 के 28,884 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले तो घोटालों की रकम में बड़ी कमी हुई है। ये जानकारी मंगलवार को संसद में वित्त राज्य मंत्री की ओर से साझा की गई थी। इसके अलावा संसद में यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2021 में 31,820 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2022 में इन बैंकों का मुनाफा बढ़कर 66,519 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। छठी खबर, नेशनल कम्पनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अर्जी को खारिज कर दिया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इंड भारत एनर्जी को खरीदने के लिए रेजोल्यूशन प्लान को रद्द करने की अर्जी दाखिल की थी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने रेजोल्यूशन प्लान को रद्द करने के पीछे संपत्तियां खराब होने का हवाला दिया था। हालांकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एनसीएलटी ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की लापरवाही के चलते हुई देरी से सीओसी को इस मामले पर विचार करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि एनसीएलटी ने 29 अगस्त 2018 को इन भारत एनर्जी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी को मंजूरी दी थी। 27 जुलाई को जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी के मुताबिक अगली 1 से 2 तिमाही तक वीसी फंडिंग यानी वेंचर कैपिटल फंडिंग की रफ्तार धीमी रहने का अनुमान है। ग्लोबल स्तर पर कैपिटल सप्लाई में कमी के कारण फंडिंग में धीमेपन की आशंका है। बीती 3 तिमाही से वीसी फंडिंग में लगातार कमी हुई है। जून तिमाही में फंडिंग $9.3 अरब से घटकर $6.5 अरब रही थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फंडिंग बंद नहीं हुई है, पर यूएस में दरें बढ़ने और राजनीतिक अनिश्चितता के चलते वेंचर कैपिटल निवेशक कंपनियों से कैश बर्न कम करने और मुनाफे में आने पर फोकस करने पर जोर दे रहे हैं। शायद यही कारण है कि फंडिंग में कमी के बावजूद 4 तिमाही से लगातार वीसी फंडिंग $6.5 अरब से ज्यादा ही रही है। दूसरी खबर,
अपस्किलिंग एडटेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड ने न्यू दिल्ली के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हड़प्पा एजुकेशन को 300 करोड़ रुपए की रकम में खरीद लिया है। अपग्रेड की ओर से ये अब तक का 9वां अधिग्रहण है। पिछले हफ्ते ही इस कंपनी ने बेंगलुरु के रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग प्लेटफॉर्म वॉल्स इंडिया को खरीदा था। इससे पहले इनसॉफ्ट, वर्क बेटर, टैलेंट एज, नॉलेज हट, कैंपस, रिक्रूट एंड ग्लोबल स्टडी पार्टनर्स नाम की कंपनियों का भी अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। 2015 में स्थापित अपग्रेड अंडर ग्रेजुएट कैंपस और जॉब लिंक प्रोग्राम्स के साथ साथ स्टडी अब्रॉड, कॉलेज लर्नर्स और 18 से 50 साल के वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपस्किलिंग कोर्सेज ऑफर करती है। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। ऑनलाइन बेटिंग स्टार्टअप बेटर ओपिनियंस ने मेटा प्लैनेट वीसी और गोल्ड वाटर कैपिटल समेत कई निवेशकों से सीड फंडिंग राउंड में $25 लाख या भारतीय करेंसी में देखें तो 20 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। इस रकम का इस्तेमाल प्रोडक्ट और टेक टीम के विस्तार पर होगा। बेटर ओपिनियंस प्रेडिक्शन मार्केट में ऑपरेट करने वाला एक ऐप है जो अपने यूजर्स को पैसों की मदद से क्रिकेट, क्रिप्टो करेंसी, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट जैसी कई तरह के इवेंट्स पर अपने ओपिनियंस को ट्रेड करने की इजाजत देता है। फिलहाल कंपनी के 6 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड कर चुके हैं। चौथी खबर, रिटेल ई कॉमर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और यूनिकॉर्न स्टार्टअप कॉमर्स IQ ने यूके की डिजिटल शेल्फ एनालिटिक्स कंपनी E.Fundamentals का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। Amazon जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर परफॉर्म करने में मदद करने के लिए कॉमर्स IQ ब्रांड्स को सॉफ्टवेयर मुहैया करवाती है। इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी की वैश्विक स्तर पर ग्रो करने की योजना है, क्योंकि कंपनी के ग्राहकों की ओर से वॉलमार्ट, टारगेट और इंस्टाकार्ट जैसे ग्लोबल रिटेलर्स तक कवरेज बढ़ाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मार्च में $11.5 करोड़ की पूंजी जुटाने के बाद कॉमर्स IQ ने 2022 के 12वें यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिप्सो ने सीड फंडिंग राउंड में $30 लाख या करीब 24 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपना यूजर बेस बढ़ाने और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी में निवेश पर करेगी। इसी साल स्थापित क्रिप्सो अपने यूजर्स को क्रिप्टो से जुड़े लेटेस्ट ट्रेंड्स की सीख और डिस्कवर करने के साथ साथ क्रिप्टो एक्सपर्ट्स की ओर से जनरेट किए जाने वाले कई तरह के ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड सिग्नल्स के आधार पर निवेश करने में सक्षम बनाता है। कंपनी के एक फाउंडर का मानना है कि छोटी टीम और कम बर्न रेट यानी पैसा जलाने के कारण कंपनी क्रिप्टो मार्केट के मौजूदा डाउनटर्न को सस्टेन कर पाएगी। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। क्लाउड बेस्ड ट्रैवल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्पॉटनाना ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $7.5 करोड़ की पूंजी जुटाई है। इस रकम से स्पॉटनाना को नए कर्मचारी जोड़ने और ट्रैवल एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। ये कंपनी कॉर्पोरेशंस, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी, सप्लायर्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी मुहैया करवाती है। पिछले 2 सालों में स्पॉटनाना ने $10 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जुटाई है और 2021 से लेकर अब तक इसका एम्प्लॉय बेस 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 200 लोगों के भी पार पहुंच गया है। सातवीं खबर, सिंगापुर और इंडिया बेस्ड इक्विटी मैनेजमेंट फर्म कैपिटा ने ESOP डायरेक्ट नाम की कंपनी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। दोनों कंपनियों के बीच हुई इस सौदे की रकम का खुलासा तो नहीं किया गया, पर यह डील पूरी तरह कैश के लेन देन से होगी। इस सौदे के बाद कैपिटा का कहना है कि वो मार्केट लीडर बन जाएगी। इस डील से कैपिटा के भारत और साउथ ईस्ट एशिया के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1200 के पार हो जाएगी। सौदे के बाद दोनों कंपनियां मिलाकर $12 अरब से ज्यादा के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स यानी ESOPs को मैनेज करेंगी। अगली खबर, भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने कॉस्ट एफिशिएंट यानी किफायती तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए 3D प्रिंटिंग टेक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का इंजेक्शन मोल्डिंग के जरिए होने वाली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से कोई मुकाबला नहीं है, पर कंपनी का कहना है कि मौजूदा उत्पादन जरूरतें 3D प्रिंटर्स के जरिए ही पूरी होंगी। ये स्टार्टअप्स 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल रॉकेट इंजन बनाने में करेंगी। 3D प्रिंटिंग की ओर इन स्टार्टअप्स का कदम आगे लॉन्च होने वाली सरकार की स्पेस पॉलिसी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप अपना फीडबैक और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में हमें भेजते रहें, जैसे आप लगातार अच्छे अच्छे कमेंट्स के जरिए करते रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।